एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, हर कोई चाहता है कि लास्ट टाइम पे एक शॉर्ट क्विक रिवीजन हो जाए, हमें बहुत सारे लंबे लंबे पेजेस ना पलटने पड़े। क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल साइकिल की बेसिक 2 स्टेजेस कौन सी हैं। बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। बच्चों को लगता है कि इसमें सेल्स इनएक्टिव रहती हैं। नहीं बच्चे, अब देखिए होता क्या है, पिंक कलर से जो डीएनए बना रही हूँ, ये डीएनए क्या हुआ है, देखिए डबल हुआ है। पहले से वाइट थ्रेड थे, लेकिन वाइट के साथ यहाँ पे पिंक थ्रेड भी आ गया है। अगर किसी भी बॉडी के अंदर अगर इंजरी होती है या सेल की डेथ होती है तो इसको क्या किया जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम जी जान से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका नीट का एग्ज़ाम पास होने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया, यही समझिए। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैं पूजा शर्मा, मैंने सोचा कि आपकी तैयारी में कुछ आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, आपके 11th के 2nd चैप्टर का, जो है यहाँ पे सेल साइकिल। तो इस सेल साइकिल को हम बहुत ही शॉर्ट वे में एक तरीके से रिवाइज करेंगे, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हम उसको भी इस टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, हर कोई चाहता है कि लास्ट टाइम पे एक शॉर्ट क्विक रिवीजन हो जाए, हमें बहुत सारे लंबे लंबे पेजेस ना पलटने पड़े, और जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें थोड़े से टाइम में ही मिल जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सेल साइकिल के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। और जिस तरीके से आप जानते हैं, जब ये एक सेल डिवाइड करके जब 2 सेल बनाती है तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है ना, डिवीजन से पहले क्या होगा, उस सेल की ग्रोथ होगी। क्योंकि अगर सेल की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई और बिना प्रॉपर ग्रोथ हुए अगर सेल डिवाइड कर गई तो आपको भी पता है बहुत दिक्कतें हो जाएंगी और काम सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है सेल साइकिल में, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये है सेल साइकिल का डायग्राम आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देखें यहाँ पे, तो देखिए ये है आपका पूरा का पूरा क्या, सेल साइकिल। ठीक है, ये पूरा आपका सेल साइकिल है। अगर आप इस सेल साइकिल को देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 सेल हैं, ये एक सेल थी जिसने डिवाइड करके यहाँ पे 2 सेल बनाई हैं। इसमें से यहाँ पे क्या है, अब ये सेल क्या करेंगी, अब ये डिवीजन के बाद सेल क्या करेंगी, ग्रोथ फेज में एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी ग्रोथ करेंगी, अपना डीएनए को रेप्लिकेट करेंगी, और क्या करेंगी, उसके बाद दोबारा के दोबारा डिवाइड कर जाएंगी। यानी कि सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल क्या होता है बच्चे, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है। ठीक है, और बाकी के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या करती है, सेल सिंथेसाइज करती है, और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है। तो ये हमारी हुई सेल साइकिल की एक बहुत प्यारी सी और बेसिक सी डेफिनेशन। इसके बाद चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे सेल साइकिल के बारे में, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन देखी। अगर आप यहाँ पे देखें बच्चे, जैसे कि देखिए ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस G1 से लेके और इस G2 तक आपको यहाँ पे 3 फेजेस दिखाई दे रही हैं। कितनी फेजेस दिखाई दे रही हैं बच्चों, 3 फेजेस दिखाई दे रही हैं, G1, S एंड G2। ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं कि सेल साइकिल, क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि सेल साइकिल की बेसिक 2 स्टेजेस कौन सी हैं। तो यहाँ पे उस बेसिक इस 2 स्टेजेस में अगर मैं बात करूँ तो पहली स्टेज होगी आपकी कौन सी, इंटरफेज। बच्चों कौन सी फेज होगी बच्चों, इंटरफेज। ये होगी आपकी सेल साइकिल की पहली बेसिक फेज, और दूसरी होती है आपकी
एम फेज, जिसको हम डिवीजन फेज भी कहते हैं। तो ये आपकी दो बेसिक फेजेस हैं सेल साइकिल की। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं G1, S एंड G2, ये 3 फेज लगा देते हैं। नहीं बच्चे, G1, S और G2 ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आप याद रखिएगा, एग्जाम में गलती मत करिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि सेल साइकिल की बेसिक कितनी फेजेस होती हैं, तो आप कहेंगे 2 फेज होती हैं, जिसमें पहली होती है इंटरफेज और दूसरी होगी आपकी एम फेज। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला, पहली फेज है इंटरफेज और दूसरी फेज है एम फेज, जिसको हम डिवीजन फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल क्या करेगी, वहाँ पे सेल आपका डिवाइड करेगी। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा करते हैं इंटरफेज के बारे में डिस्कशन। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? थोड़ा सा इंटरफेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटरफेज की बात करें बच्चे, देखिए इंटरफेज अगर मैं बोलूं, इंटरफेज में देखिए, इंटरफेज यहां से पूरा जीवन से पूरा G2 तक क्या कर रही है, कवर कर रही है। अगर आप देखें, ये इतना बड़ा आपके सामने पूरा सेल साइकिल है, एक गोला समझ लीजिए, सर्कल समझ लीजिए, और इस पूरे सर्कल में देखिए आधे से ज़्यादा पार्ट में क्या है, इंटरफेज है। यानी कि इस सेल साइकिल का 95% से ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, इंटरफेज ले रहा है। कौन ले रहा है, इंटरफेज। और बेचारा एम फेज तो बेचारा लेस देन 5% में ही सिमट गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटरफेज में अब हम देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। G1 आएगा आपका बच्चा, ठीक है, S आएगा और G2 आएगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे भी इसको। तो अब देखिए इंटरफेज की अगर हम बात करें बच्चा, तो इंटरफेज आपकी क्या होती है, ये मोस्ट एक्टिव फेज होती है। मोस्ट एक्टिव फेज हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंटरफेज ही वो फेज है जहां पे सेल अपनी प्रॉपर ग्रोथ करेगी और अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे मोस्ट एक्टिव फेज होती है। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि भाई पूरे गोले में, यानी कि पूरे सेल साइकिल में सबसे ज्यादा पार्ट कौन कवर कर रहा था, इंटरफेज। यानी कि 90%, मोर देन 90% ड्यूरेशन सेल साइकिल का कौन ले जाता है, इंटरफेज ले जाता है बच्चों। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट बात करें यहाँ पे कि फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। यानी कि इसका मतलब हुआ बच्चों ये, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे ये पूरी इंटरफेज है यहाँ तक, ठीक है, इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज के बाद ये आपकी एम फेज। देखिए पहले इंटरफेज आता है, फिर एम फेज आता है, और एम फेज के बाद फिर से इंटरफेज आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया है 2 सक्सेसिव, ठीक है, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में कौन सी फेज होगी, उसका नाम है आपका इंटरफेज। क्योंकि एम फेज, देखिए इंटरफेज के बाद एम फेज आ रहा है, एम फेज के बाद फिर इंटरफेज, इंटरफेज के बाद फिर एम फेज आएगा। यानी कि 2 एम फेज के बीच में कौन फंस गई है, इंटरफेज फंस गई है बच्चे, ठीक है। इसीलिए इंटरफेज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ये टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाने हैं। और अगर मैं नंबर के फॉर्म में बोलूं आपको बच्चों, तो नंबर के फॉर्म में आपको इससे 4 से 12 नंबर ये टॉपिक आपको देकर जाएगा। क्योंकि हम छोटी छोटी जगह गलतियां कर देते हैं जो हमें पता नहीं चलता। अगर 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में फेज पूछता है तो आप इंटरफेज लगाएंगे, और अगर 2 इंटरफेज के बीच में अगर कोई फेज पूछता है तो उसमें आप एम फेज लगाएंगे, ठीक है। इंटरफेज में जैसा कि मैंने बोला, इंटरफेज की 3 सब स्टेजेस होती हैं। पहली होती है G1 फेज। यहाँ पे G1 का क्या मतलब है, गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, या फिर आप इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका S फेज। S का मतलब होता है यहाँ पे सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक मतलब यहाँ पे किस चीज का सिंथेसिस होगा, यहाँ पे होगा बच्चों किसका सिंथेसिस, यहाँ पे होगा डीएनए का सिंथेसिस, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होगा। उसके बाद आपके आती है कौन सी, G2 फेज, यानी कि गैप 2 फेज। इस G2 भी आपकी क्या है, ग्रोथ फेज ही है, ठीक है। तो इंटरफेज की 3 स्टेजेस होती हैं बच्चों, G1, S और G2। जो G1 होती है तो ये क्या होती है बच्चों, G1 आपकी लॉन्गेस्ट फेज होती है। क्या होती है ये,
इंटरफेस की अगर 3 सब स्टेजेस में बात करूं, G1, S और G2, तो इंटरफेस की इन तीनों सब स्टेज में सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट होती है वो कौन होती है? G1 होती है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ आपकी जो सेल है वो G1 में ही करती है और G1 ही वो स्टेज है। मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूं, और ये G1 ही वो स्टेज है बच्चे जो क्या करती है, जहां पे सेल आके ये डिसाइड करती है कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आगे जाके हमें सेल साइकिल में कंटिन्यू करना है या फिर सेल साइकिल में आगे हमें जाना है या फिर सेल साइकिल से एग्जिट करना है। यानी कि डिसीजन भी आपका किस में लिया जाता है? G1 फेज में लिया जाता है। तो बच्चों आप ये चीज मत भूलिएगा, लॉन्गेस्ट फेज होती है G1 और सेल आगे सेल साइकिल कंटिन्यू करेगी या फिर सेल साइकिल को एग्जिट करेगी, ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी आपका G1 में क्या किया जाएगा? G1 में ही इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो इस बातों का आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरफेस के बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको इस कुछ सेल साइकिल के साथ मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। G1 की बात करें, जैसा कि मैंने बोला इस फेज में क्या है बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है और यहाँ पे क्या किया जाएगा बच्चों, और यहाँ पे डिसीजन भी लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहाँ पे डिसीजन भी लिया जाएगा। अब ये ग्रोथ 1 फेज जो है या गैप 1 फेज है, इसमें क्या क्या होता है? देखिए जब यहाँ से नई नई सेल्स ये बनी है तो अभी ये छोटी मोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं। अब क्या है, ये डॉटर सेल्स इसमें एंट्री करेंगी और अपनी ग्रोथ करेंगी। जिस तरीके से एक मनुष्य का बच्चा छोटा सा होता है ना, और फिर वो अपनी धीमे धीमे ग्रोथ करता है और क्या करता है, अपनी प्रजनन बढ़ाता है, इसी तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, ग्रोथ फेज में एंटर करेंगे, जीनोम डुप्लीकेट करेंगे और फिर से क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगी ये डॉटर सेल। तो G1 फेज में बेसिकली सेल्स के ग्रोथ का मतलब है जितनी भी यहाँ पे आरएनए प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो भी होगा वो सबका सब आपका कहाँ बनेगा, G1 में सेल के अंदर उसको सिंथेसाइज किया जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक लाइन ये बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, मैंने मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली शब्द को यूज़ किया है, न कि ऑल सेल ऑर्गेनेली। ज़्यादातर जो भी सेल ऑर्गेनेली हैं वो G1 में डुप्लीकेट होंगे। कहाँ होंगे बच्चों? G1 में डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चल के ये जो सिंथेटिक फेज है, क्या है ये? सिंथेटिक फेज। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि एक सेल से आगे चल के 2 सेल डिवाइड करेंगी तो दोनों सेलों में डीएनए जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे एक डीएनए से 2 डीएनए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एक बहुत जरूरी प्रोटीन बनती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है बच्चों इसका? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन के बाद यहाँ पे जो डुप्लीकेशन होता है वो एक और चीज का होता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। तो एस फेज में ये 3 चीजें होंगी, एस फेज में ये 3 चीजें होंगी, भूलिएगा मत। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? एस फेज। हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ बनेंगी? एस फेज। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन कहाँ होगा? एस फेज। और इन एस फेज पे इन तीनों में ही क्या होगा? इन तीनों पर ही क्वेश्चन आएगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इन विच फेज हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, तो आंसर शुड बी एस फेज। अब बात आती है, हम आ जाते हैं G2 फेज में। मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया था मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली। ज्यादातर सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, लेकिन बचे हुए कुछ सेल ऑर्गेनेली हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी, ये कहाँ डुप्लीकेट होंगे? ये होंगे आपके G2 फेज में। कहाँ होंगे? G2 फेज में। और G2 फेज में भी आपके आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी जैसे कि आपके G1 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसका नाम है क्या? ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है जिसका बच्चों? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन होगी एस फेज में सिंथेसाइज और ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी आपकी G2 फेज में सिंथेसाइज।
उसके बाद ये जो सेल है ये एंटर कर जाएगी आपका एम फेज में। कहाँ एंटर कर जाएगी? एम फेज में। ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और दी हुई है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्टेज दी हुई है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है क्विसेंट स्टेज। क्या नाम होता है जिसका? क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज। ये क्वेश्चन स्टेज क्या होती है? ये इनएक्टिव स्टेज होती है। क्या होती है बच्चों? ये इनएक्टिव स्टेज होती है। ठीक है। अब बात आती है, बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। बच्चों को लगता है कि इसमें सेल्स इनएक्टिव रहती हैं। नहीं बच्चे, अब देखिए होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल यहां पर आई, इस सेल को आगे नहीं जाना है, आगे डिवाइड नहीं करना है, तो ये क्या करेगी? जीवन में आके अब ये सेल साइकिल को एग्जिट कर जाएगी और चली जाएगी जी नॉट स्टेज में, जिसको हमने क्विसेंट स्टेज बोला है। क्विसेंट स्टेज को हम इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। इनएक्टिव स्टेज बच्चों इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता है। यहाँ पे जी नॉट में सेल की ग्रोथ नहीं होगी, डिवीजन नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए इसी मकसद से हम इसको इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम तो फिर सेल वहां करती क्या है? सेल जब जी नॉट में जाती हैं तो वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं। डिफरेंशिएट मतलब वो वहां मैच्योर हो जाएंगी और अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, ऐसी सेल्स ह्यूमंस में कौन सी हैं जो डिवाइड नहीं करती बनने के बाद, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाएगा आपका हार्ट सेल और दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे आपका नर्व सेल। ये दोनों सेल्स ऐसी हैं जो जी नॉट में जाएंगी, यानी कि ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये सीधा अपना फंक्शन करती रहेंगी। यानी कि क्वेश्चन स्टेज में अगर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो ये आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ये सेल यहाँ पर एग्जिट करके जी नॉट में चली गई। अब जी नॉट में जाने के बाद ये अपना फंक्शन कर रही है, लेकिन बाई चांस अगर बॉडी के अंदर, अगर किसी भी बॉडी के अंदर अगर इंजरी होती है या सेल की डेथ होती है, तो इसको क्या किया जाएगा? इसको सिग्नल मिलेगा कि आपकी ज़रूरत है, आप दोबारा से सेल साइकिल में एंट्री कीजिए और जो इंजरी या डेथ हुई है सेल की उसका कंपनसेशन करिए। ठीक है। तो दोबारा से क्या करेंगी? ये सेल साइकिल में एंट्री करेंगी और डिवीजन में लग जाएंगी और सेल्स को डिवाइड करके इंजरी को क्या करेंगी? सही करेंगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम अब ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए जी नॉट में क्या रहता है? जी नॉट में जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। क्या रहती हैं बच्चों? वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी। तो बच्चे हमेशा इन दो शब्द में फंस जाते हैं। बच्चे बोलते हैं क्या? बच्चे बोलते हैं कि सेल्स इनएक्टिव होती हैं। नहीं बच्चों, सिर्फ सेल्स, इस स्टेज का नाम इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन सेल इसमें जाने के बाद मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारी एम फेज आती है और एम फेज की दो ही स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और दूसरी स्टेज है हमारी साइटोकाइनेसिस। अब बच्चे देखिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी डिप्लॉयड स्टेज है, ये आपकी डिप्लॉयड सेल है जिसमें डीएनए यहाँ पे 2n एंड 2c, जो आपके क्रोमोसोम नंबर 2n यानी कि डिप्लॉयड है आपकी सेल, एंड 2c का मतलब है कंटेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। 2c मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए एंड 2n रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम को। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला, जब ये सेल एस फेज में डिवाइड करेगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा? डीएनए का कंटेंट यहाँ पे डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2 ही रहेंगे। आपको हमेशा सिखाया जाता है जितने सेंट्रियोल हैं, ब्लू कलर के मैंने सेंट्रियोल बनाए हैं, जितने सेंट्रियोल हैं उतने ही क्रोमोसोम हैं। तो देखिए आप, जीवन में भी 2 सेंट्रियोल हैं और एस फेज में 2 सेंट्रियोल हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं
वाइट कलर से ये डीएनए बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पहले था डीएनए ये वही बनाया है मैंने, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब ये जो मैं यहाँ पे पिंक कलर से जो डीएनए बना रही हूं, ये डीएनए क्या हुआ है, देखिए डबल हुआ है। पहले से व्हाइट व्हाइट थ्रेड थे, लेकिन व्हाइट के साथ यहाँ पे पिंक थ्रेड भी आ गया है, यानी कि डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे अभी भी कितनी है, 2 है, और यहाँ पे अभी भी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो डीएनए कंटेंट है यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे 4C हो गया था, यहाँ पे 2C था, और डीएनए यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए डबल हुआ ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, तो डीएनए कंटेंट यहाँ पे 2C से 4C हो गया। G2 में भी सेम यही कंडीशन रहेगी, ठीक है, और यही सेम कंडीशन आपकी क्या होगी, आगे एम फेज में जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि किस सेल में डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होता है, तो वो है एस फेज। याद रखिएगा सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो सेम रहता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, गलत मार्क नहीं करना है। तो इसी से रिलेटेड बच्चों देखिए, अब हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने क्रोमोसोम और डीएनए का जो मसला था वो आपने हल कर लिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आप एक अनियन रूट टिप में जब आप माइटोसिस स्टडी करते हैं तो उसमें इनको क्या मिला, उसमें देखिए क्रोमोसोम नंबर कितने थे, क्रोमोसोम नंबर थे उसमें 16 जो हर सेल में थे। यहाँ पे हम एक सेल बना लेते हैं जिसमें सेल में थे 16 क्रोमोसोम। कितने थे, 16 क्रोमोसोम थे। उसके बाद इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज, कि आप बता सकते हैं क्या कि जीवन में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। चलिए एक बार जल्दी से हम फटाफट से यहाँ पे बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये G1, ये S, ये G2 और ये आपका एम फेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2N 2C रहेगा और यहाँ पे 2N 4C हो जाएगा, यहाँ पे भी 2N 4C रहेगा, क्योंकि डीएनए का जो कंटेंट था जो किस में डबल हुआ था, एस फेज में। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम विल सेल हैव एट जीवन में कितने ही क्रोमोसोम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल में यहाँ 16 क्रोमोसोम है, यहाँ एंट्री करेगी तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितने रहेंगे बच्चों, 16। तो जीवन में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 16 क्रोमोसोम रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर एम फेज, एस फेज के बाद क्रोमोसोम कितना रहेगा और एम फेज के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूं, अभी इसमें क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा है और हमें पता है कि एस फेज में कंटेंट ऑफ डीएनए डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम का नंबर जो शुरू से था वही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, 16 रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम 2N एंड 2N, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसके बाद आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन आगे पूछता है ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे बात आई है डीएनए कंटेंट की कि G1 में, S में और G2 में डीएनए कंटेंट क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए पहले डीएनए कंटेंट G1 में कितना था, जीवन में अगर डीएनए कंटेंट कितना था, 2C था, तो हम यहाँ पे 2C ही लिख देंगे। उसके बाद एस फेज में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। और G2 में भी कितना रहेगा बच्चों, यहाँ पे G2 में भी आपका रहेगा 4C, ठीक है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि भाई डीएनए कंटेंट कहाँ डबल हो रहा है और क्रोमोसोम डबल कहाँ नहीं हो रहा है, अदरवाइज आप सब गड़बड़ कर देंगे। बस ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। आई होप आपको सेल साइकिल का आपका शॉर्ट रिवीजन हो गया होगा। एक बार आप इस लेक्चर को देखेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जहाँ से भी क्वेश्चन आने थे, वो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत कम वक्त में सारी की सारी प्रिसाइज चीज़ें करके दे दूँ। आई होप ये लेक्चर आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।